This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मंगलवासरः श्रावणकृष्ण द्वादशी दिनांक 4 सप्टेंबर 2021 रसरत्न समुच्चय गैरिक प्रकरण शंखं चक्रं जलौकां चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाधिलीलम् प्रौढदावाग्निवीरम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयार्तेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे मातवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। कैरप्युक्तं सप्तेत्सत्त्वं क्षाराम्बस्विन्दगैरिका उपतिष्ठति सूतेन्द्रम् एकत्वं गुणवत्ता। तो जैसे सिद्धिनंदन मिश्रा ने ये बात कही है तो शायद उनसे कुछ पता चले। और श्याम अम्ल इनके साथ स्वेदन करने से इसका सत्व निकलता है और वो भारत के साथ एकत्व हो जाता है उसका और फिर गुणवत्तर इस प्रकार हो जाता है। तो इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। काशीसम काशीसम वालुकाद्येकं पुष्प पूर्वम अथा। तो वालुकाशीस और पुष्प काशीस ये दो प्रकार के काशीस इस प्रकार के हैं। क्षाराम्ल गुरु धूमाभ्रम सूक्ष्म वीर्यं विषापहं वालुका पूर्वम काशीसम श्वेत्रघ्नं केशरं। क्षार अम्ल गुरु धूमाभो ये अगुरु होगा शायद। नहीं दिया है उसने। क्षारा अम्ल अगुरु धूम इनकी जैसी आभा जिसकी है इस प्रकार का उष्ण वीर्य विषाप ये वालुका काशीस है। श्वेत्रघ्नं केशरंजनम श्वेत्रघ्न है और केशरंजन है। पुष्पादिकाशीसमति प्रशस्तं सोष्णं कषायाम्लम् अतीव नेत्रियं विषादिलश्लेष्मगतव्रणतनं श्वेत्रक्षयघ्नं केशरंजनम। तो पुष्पकाशीस में तो सभी होगा है।
तो अति प्रशस्तम किंचित उष्ण कषाय अम्ल अतीव नेत्रिय, ये भी एक खासियत है। विषानिल श्लेष्म गत व्रणग्न, विष वायु कफ इनके रोग का नाश करने वाला, व्रण का नाश करने वाला। क्षित्र क्षय घन कचरंजन, श्वित्र और क्षय इनका नाश करने वाला कचरंजन। वैसे इसमें काफी योग श्वित्र के लिए भी आगर आ रहे हैं, तो ये अहम मुद्दा थोड़ा सा रहेगा। श्वित्र की चिकित्सा कर पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है, और रोगी के पूर्व कर्म के अनुसार भी उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। तो उस दृष्टि से बता नहीं सकते कि इसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। कुछ लोगों में अच्छी सफलता मिलती है और कुछ लोगों में बिल्कुल नहीं मिलती। कचरंजन यानी कि केश को रंजित करने वाला, तो फलित में इस्तेमाल कर सकते हैं कि श्वेत वर्ण रक्त हो जाना, केश हो जाना, तो कच्चा यानी कि केश। तो शायद मैंने कभी इस प्रकार से किया नहीं है, तो अभी खलत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, फलित कुछ लोगों में दिखाई देता है। तो उसमें कासीस और श्वित्र में भी कासीस इस प्रकार के, और विषनाशन ये दोनों ही है। तो शायद केमोथेरेपी के बाद या केमोथेरेपी के साथ में जो विष के परिणाम दिखाई देते हैं, ऐसी एक बात है। और पांडु, आश्चर्य है इसमें कहीं पांडु का वर्णन नहीं है। उसमें लोह होने के कारण पांडु में इसका प्रयोग किया जाता है वास्तव में। सकृत भृंगा मुना क्लिन्नम कासेसम निर्मलम। तो एक बार भृंग स्वरस से क्लिन्न हो जाने से काफिस निर्मल हो जाता है। तो उसके साथ में पचन करना है ऐसा मुझे लगता है। तुवरी सत्ववत सत्वम एतस्यापि समाह। तो कांक्षी का जैसे सत्व निकाला जाता है, उसी प्रकार से इसका भी सत्व निकाला जा सकता है। कासिसम शुद्धिम आपनोति पित्तैश्च रजसा स्त्रियाः। तो और बात है। तो स्त्रियों का रज और पित्त, इससे कासिस की शुद्धि होती है। और पित्त ही ये बहुवचन है, तो अनेक प्रकार के गोपित्त या श्वपित्त इस प्रकार से कुछ देखने पड़ेंगे। और स्त्रियों का रजस्राव तो और अजीब है। तो इसके रक्त प्रदर के जरिए जो पांडु होता है, उसमें शायद इसका प्रयोग करेंगे, रक्ताने पण शुद्धि हुई। हाँ, कुछ हद तक हो सकेगी। स्पेसिफिक तो रजस और पित्त ही दिया है, लेकिन बलिना हत कासीसम क्रांतम कासीसमारितम उभयम समभागम ही त्रिफला वेल्ल संयुतम। तो गंधक से कासिस का मारण, और कांतम कासी समारितम, और कांत लोह शायद होगा कासी समारित, इस प्रकार का। उभयम समभागम ही त्रिफला वेल्ल संयुतम, दोनों समभाग लेकर त्रिफला और विडंग के साथ। विश्रमांशैर घृतक्षौद्र प्लुतम शाणमितम प्रगे। विषमांशम ऐसा होगा शायद, या विषमांश घृतक्षौद्र प्लुत।
वृता और मधु विषम मात्रा में लेने हैं, और शाणमितम, ये जो योग है वो शाण इतना लेना है। प्रगे प्रभाते शिवेतम अंतिवेगेन श्वित्रम पांडु क्षयामय। यहाँ पांडु का पहले बार निर्देश आया। तो श्वित्र, पांडु और क्षय इन तीनों का नाश करता है। गुल्म प्लीह गदम शूलम मूल रोगम विशेषतः। गुल्म प्लीह गदर, तो गुल्म और प्लीहा के संबंध लिखा। शूल और मूल रोग यानी कि शिरो रोग, इस प्रकार के विशेषता। तो विशेषता इसमें है। अभी मेरे पास प्लीहा वृद्धि की केस है, एक्चुअली उसमें एक सिस्ट बड़ा है और छोटी लड़की है, 6-7 बरस की। तो पूरा एब्डोमेन उस प्लीहा से व्याप्त है, और ये गाउचर सिंड्रोम ऐसा एलोपैथी में निदान किया गया है। एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसकी। तो इसमें पांडुता एक लक्षण है, हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है। तो लिहा के योग देखकर, यानी कि लिहा शत्रु शरपुंखा है, और दूसरा एक फेमस है लिहा के लिए, वो करके मेंटेन है लेकिन कम नहीं हो रहा ज्यादा। और ये 32 सेंटीमीटर इतना बड़ा है। पहली बार जो किया था तो उसने सिर्फ ह्यूज स्प्लेनोमेगाली इतना ही दिया था, साइज नहीं दिया। तो अभी फिलहाल 1 बरस के बाद फिर से सोनोग्राफी की। तो पांडु और प्लीहा, हाँ, इन दोनों के हिसाब से, और उसमें ये एक अहम मुद्दा है कि उसमें जो सिस्ट है, ये प्लीहा की वृत्ति है या कि सिस्ट की वृत्ति है, और फिर सिस्ट किस प्रकार से बना है, इस प्रकार से। तो उसको कम कर सकेंगे तो प्लीहा वृद्धि अपने आप कम हो जाएगी, इस प्रकार से। अभी सिस्ट का मामला और ही अलग है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, या किडनी में सिस्ट होते हैं, लिवर में सिस्ट होते हैं, तो ये नॉन मैलिग्नेंट होते हैं, लेकिन ऐसा है कि वो बहुत सारी जगह व्याप्त कर लेते हैं, और फिर उसका जो कार्य है वो हैम्पर हो जाता है। ये एक बात। और प्रेशर सिम्टम्स आने लगते हैं, दूसरी बात। तो सिस्ट क्यों बनते हैं, ये एक अलग तरीका सोचने का है। अभी ओवेरियन सिस्ट ये जो बन रहे हैं, पीसीओडी की समस्या, बड़ी समस्या इस प्रकार की है। तो ओम का कार्य है कि ये निर्माण करना, गर्भ इस प्रकार का निर्माण करना। अल्पार्थ विलंबित रजक प्रवृत्ती मध्ये कासिस योजना आहे। रजक प्रवृत्तीनी वटी मध्ये पण कासिस आहे बहुतेक। तो देखना पड़ेगा, अगर उसमें सचमुच कासिस है तो प्रयोग कर सकते हैं, या अलग तरीके से कासिस का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा कि पीसीओडी की समस्या है, तो अभी हुआ है ऐसे कि 16वें बरस तक स्त्रियों की मैच्योरिटी आ जाती है, और पुरुषों के 20 से 25 तक। अब पुराने जमाने में बहुत जल्दी शादियां होती थी, तो बच्चे होते थे। अब शादी की उम्र काफी आगे चल चुकी है। स्त्रियों में भी 22, 25, 28, 30 इस प्रकार की उम्र है अभी शादी की। तो स्त्री बीज तो निर्माण होता रहेगा, लेकिन उसके लिए कोई विनियोग का महत्व नहीं है। तो ये नेचुरल एडेप्टेशन टुवर्ड्स कंट्रासेप्शन, इस प्रकार की बात हो सकती है। और फिर इस प्रकार के ओम का क्या करें, ये शरीर के लिए आपत्ति होती है। तो
जो जो ऐसे भाव है कि जिनको बाहर फेंका नहीं जाता, लेकिन वो शरीर के लिए पीड़ादायक इस प्रकार के हो जाएंगे, उनके लिए ये अहम मुद्दा रहेगा कि शरीर उसका अवगुंठित करके सिस्ट में डाल देती है, और फिर वो कुछ गड़बड़ न करे, इतनी तो जिम्मेदारी शरीर ले लेगा। लेकिन इस प्रकार से अनेक सिस्ट अगर ओवरी में संचित होने लगेंगे तो वो एक मुसीबत हो जाती है, तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज हो जाता है, तो ओवरी का कार्य करने वाला क्षेत्र बहुत कम हो जाता है, और फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होते रहते हैं, और उसके जरिए मेंसेस डिले होते हैं, वजन बढ़ते रहता है। तो ऐसी हालत में मूलभूत सॉल्यूशन तो शादी जल्दी होना, यही होना है। अभी सभी के बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा, और ये काफी अनेक शास्त्रों से जुड़ा, अनेक पहलुओं से जुड़ा मामला इस प्रकार का। पुराने जमाने में छठे बरस में अध्ययन शुरू होता, तब तक वो घर पे ही रहता था, छठे बरस में गुरुकुल इस प्रकार का गाना है। लड़कियों की तो शिक्षा नहीं होती थी, घर पे ही जो भी कुछ होगा उसका लिखा नहीं था। लेकिन लड़के छठे बरस में निकल जाते थे, 18 बरस तक, 12 बरस तक, 18वें बरस तक शिक्षा चलती थी, और वो फिर काबिल बन जाते थे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए, या फिर पैसा कमाने के लिए। अब हुआ है ऐसे कि 18 बरस तक तो 12वीं होती है, उसके बाद में डिग्री कोर्स शुरू हो जाता है, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर सेटल होना, चाहे नौकरी करना या फिर कुछ उद्योग धंधा वगैरह इस प्रकार का करना, और फिर शादी। अब लड़कियों के बारे में भी 12 से बाद ये डिग्री का माहौल शुरू हो जाता है, और जब तक डिग्री पूरी करेगी तो 22 22 23 बरस से शादी होना आरंभ होता है। मेडिकल में तो 25 बरस हो जाते हैं। उसके आगे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो 26 27 28 इस प्रकार की शादी, ब्याह की या शादी की उम्र निश्चित हो जाती है। तो तब तक ये सिलसिला ओव्युलेशन का चलता ही रहेगा। सध्या मुलींना लवकरच पाळी येते आहे, याचे कारण काय असेल? तो उसका भी मतलब यही है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं वजह से, पशुओं को तो रेगुलर हार्मोन्स देते रहते हैं, वनस्पतियों में भी हार्मोन्स का जिक्र चलता है, और मानसिक ताण तनाव वगैरह ये सभी भी बातें हैं, स्ट्रेस है, तो इसके जरिए हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते रहते हैं, और उसका सोल्यूशन हार्मोन्स में ही ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर से हार्मोन्स बाहर से हार्मोन देना। थायराइड की समस्या काफी बढ़ गई है, ये पीसीओडी की समस्या काफी बढ़ गई है इस वजह से। तो नैसर्गिक ही खाना चाहिए, ये सबसे अहम होता है। जो भी मेरे पास पीसीओडी वगैरह के मरीज आते हैं, इनफर्टिलिटी के लिए आते हैं, उनको पहली सलाह देता हूँ कि नैसर्गिक खाना खाओ, ऑर्गेनिक भी नहीं, ऑर्गेनिक से भी परे केवल देशी स्वीट का जिसमें प्रयोग है उसी प्रकार का खाना खाना चाहिए। और फिर ये मानसिक तान तनाव वगैरह जो चीजें हैं उससे कैसे बच के रहेंगे, ये अहम मुद्दा है। और अगर इस बरस में शादी हो जाती है,
16 बरस में या 18 बरस में, अभी कानूनी तौर पर 18 बरस में, और लड़के का उम्र 20 से 25 तक। तो पंचमींशे ततो वर्षे पुमान् नारीति षोडशे, ये जो बताया गया है वो दोनों के बीच का फासला 8-9 बरस का है। अब ये कम होते होते 1-2 बरस तक नीचे आ गया है, और कई दफा लड़की ज्यादा उम्र वाली भी होती है, ये भी देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये इस प्रकार की पीसीओडी वगैरह जैसे की समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक इस प्रकार का रहेगा। व्यवस्थापन महाकषाय याचा वापर पीसीओडी आणि इन्फर्टिलिटी पेशंट्स मध्ये करता येईल का? हो सकता है। तो व्यवस्थापन के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन इस प्रकार का होगा। और मूल रूप से अगर इसको सुधारना है तो जैसे मैंने कहा कि सभी लोगों को नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़ना चाहिए, यही वास्तव उत्तर है। हम हार्मोन की तकलीफ स्त्रियों में ज्यादा देखने में आती, क्यों? स्पेसिफिक रीजन, कोई स्पेसिफिक रीजन? हार्मोन की तकलीफ, ये क्या है? तकलीफ 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 है। तो उनकी रचना, ये जो स्त्रियों का रोल गर्भधारणा और गर्भ का पोषण करते रहना और बच्चों की देखभाल या आपकी देखभाल, ये जो हजारों बरस से चला आ रहा है, उसमें अचानक स्त्री मुक्ति आंदोलन से परिवर्तन आया, और फिर औरतें सीखने लगी, कमाने लगी, अपने अपने डिसीजंस लेने लगी वगैरह। पराय तत्व जो उनका था वो काफी हद तक निकल गया है। अभी भी तालिबान वगैरह संस्कृति में, उसको संस्कृति कहेंगे नहीं कहेंगे एक अलग बात है, लेकिन वहां स्त्रियों के बारे में निर्बंध इस प्रकार के हैं, और पूरे विश्व भर से लोग उसका सामना इस प्रकार का कर रहे हैं। लेकिन मैन द अननोन एलेक्सिस कैरल ने ये बात कही है कि स्त्री पुरुष समानता नहीं है। जब उनमें नेचुरली डिफरेंस है तो स्त्री पुरुष समानता का नारा क्यों दिया जाए? ये बात उन्होंने 70-80 बरस पूर्व कही। अभी के जमाने में इसके बारे में सोचना काफी इस प्रकार का रहेगा। मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में मैंने व्याख्यान दिया था 1998 में, और मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस प्रकार से मैं उस विषय पर कराया। You don't like to have your own kids in your bed, but you want to have cats and dogs instead, ऐसा मैंने कहा। तो मेरे सामने एक औरत बैठी थी 60 प्लस इस प्रकार की थी, और वो फुट पर रोने लगी वही पे। तो मैंने कहा कि सॉरी इफ आई हर्ट यू, बट दिस इज अ फैक्ट। तो उसने जवाब दिया, नहीं आप सही कह रहे हैं, ये सभी स्त्री मुक्ति आंदोलन से शुरू हुआ है। अब मेरी लड़की मुझे दोष देती है क्योंकि उसकी लड़की उसको दोष देती है, और हमने ये क्यों शुरू किया इस प्रकार से? अब स्वतंत्रता ये एक सभी विश्व भर का या जो प्रगत देश है सो कौन, उनका एक माहौल है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है और उसको अपने अपने निर्णय स्वयं लेने हैं इस प्रकार से।
और ये बचपन से ही इस प्रकार का स्वतंत्रता का किया जाता है ऐलान। तो 6 महीने वाला बालक भी अलग रूप से सोना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 बरस तक तो अलग होना ही है। इस प्रकार का विदेशों में प्रचलन। अब बात बनती है कि षोडश वर्षात बालः, 16 बरस तक बाल है, और तब तक उस पर निगरानी होनी चाहिए। जो उसके माँ बाप है, माता पिता है, उनको उनकी देखभाल करना है, उनमें अच्छी आदतें डालनी है, बुरी आदतों से उनसे उनका रक्षण करना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन विदेशों में ऐसा होता है कि जैसे ही पौगंडावस्था शुरू हो जाती है, वैसे ये बाहर निकलने लगते हैं। और घर से बाहर हो जाएंगे तो बस सबसे बड़ी समस्या होती है कि अर्निंग की। तो अर्न एंड लर्न, ये बात है कि आप कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। और होटल में वेटर या वेट्रेस का काम आसानी से मिलता है, और आमदनी भी अच्छी होती है कि जो तुम्हारे लिए या फिर तुम्हारे पार्टनर के लिए भी उपयुक्त हो। इस प्रकार से मिनिमम वेजेस एक्ट है। लेकिन इससे ऐसा होता है कि शिक्षा छूट जाती है। जो यहाँ से भारतीय विदेशों में जाकर वहां पे स्थायी इस प्रकार के हो गए, उन सभी का अनुभव यह है कि ये टॉप लेवल पर चले जाते हैं, क्योंकि टॉप लेवल पर वहां स्थानिक कोई नहीं है, उनकी शिक्षा ही नहीं है, वो बहुत ही कम लोग कंट्रोल वो करते हैं। उसमें संदेह नहीं है, मैनेजमेंट उनके हाथ में होती है, लेकिन टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनको, तो उस विषय का ज्ञान नहीं है। और इसीलिए अभी ये मकसद आरंभ होगा। जो भारतीय विदेशों में जाकर बसे हैं, वो अच्छा खासा कमाते हैं, अच्छी खासी जिंदगी जी लेते हैं। तो जो स्थानिक है उनको लगता है कि ये हमारी रोटी छीन ले रहे हैं, इस प्रकार से। और फिर उनके बारे में मत्सर बढ़ने लगता है, ये एक प्रकार का द्वेष आ जाता है। और ये काफी अभी बढ़ रहा है। तो ये ब्रेन की जो बात हो रही थी कि यहाँ से जो क्रीम है वो विदेश में निकल जाता था, जो इंटेलेक्चुअल है अच्छे लोग, उसमें थोड़ी रोक आ गई है। हाँ। अब भारत में भी कुछ बहुत सारी उपलब्धियां हैं, और लोग यहाँ रहकर उनकी बुद्धि का प्रयोग करके अच्छा खासा कमा सकते हैं। आईटी फील्ड में पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग ये ज्यादा इस प्रकार का है। हाँ। अब बात ये है कि इस प्रकार की स्वतंत्रता को उद्घोषित करते रहना, स्वतंत्रता से जीने की कोशिश करना, ये सब चीजें तकलीफ वाली इस प्रकार की है, क्योंकि उस समय निर्णय लेना ठीक नहीं होता। मैंने बहुत बच्चों के बारे में देखा है कि 11वीं में जब निर्णय लेना पड़ता है आर्ट साइंस कॉमर्स इस प्रकार, तो एक जनरल ट्रेंड है कि अच्छे मार्क्स है तो साइंस में जाओ, उससे थोड़े कम है तो कॉमर्स में जाओ, और कुछ नहीं है तो आर्ट्स में जाओ, फाइन आर्ट्स वगैरह तो उसके बाद में इस प्रकार के। वहां जाकर तुम भली भांति संभल पाओगे नहीं पाओगे, अच्छी आमदनी कमा सकोगे नहीं सकोगे, वगैरह अलग इस प्रकार की बात। और तंत्र कौशल्य ये एक अलग चीज है। आईटीआई जैसे जो है वो, तो लेकिन उसमें ज्यादा आमदनी नहीं होती है, ये भी बात सही है उसके पास। और फिर घर का कल्चर कैसा है, घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, धर्म कौन सा है, संस्कार किस प्रकार से है, इन सभी बातों पर उसकी मानसिकता बन जाती है। और फिर उस मानसिकता के आधार पर निर्णय
लिए जाते हैं या निर्णय उसके ऊपर थोप दिए जाते हैं कि ये करना है इस प्रकार से। और फिर अगर सक्सेस मिलता है तो ठीक है, आम आदमी, लेकिन अच्छा खासा कमाने वाला आम आदमी बन जाता है तो ठीक है। लेकिन ये बात नहीं होती तो फिर पूरी जिंदगी सफर करनी होती है। तो इसके बारे में जागरूकता अभी नहीं है। करियर गाइडेंस वगैरह के बारे में जागरूकता नहीं है। अगर उस समय में करियर गाइडेंस लेते हैं तो कुछ अजीब ही बातें सामने सामने आती है जो किसी को पसंद नहीं होती इस प्रकार से। श्रुति के बारे में मैंने सुना था कि कॉमर्स उसके लिए अच्छी लाइन है इस प्रकार से, और वो तो साइंस में जाना चाहती थी या फिर आगे चलकर बायोटेक्नोलॉजी में जाना था। फिर उसने एक कोर्स किया और उसमें पता चला कि बायोटेक्नोलॉजी का भवितव्य कह नहीं सकते क्योंकि वो अगेंस्ट नेचर है। तो फिर वो बायोडाइवर्सिटी पर ऊपर आई। और फिर मैंने कहा कि ये छोड़ो, आयुर्वेद में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी, तो बेटर ऑप्शन आयुर्वेद करो। तो वो मान गई, आयुर्वेद में आ गई। और आयुर्वेद में आ गए तो संतुष्ट होगी क्योंकि काफी सारा घर पे ही सीखने के लिए मिला। तो ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। और एक समाज शास्त्र हमारे लिए एक विषय है जो स्कूल लेवल पे रहता था। तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में समाज शास्त्र का एक विभाग है। और मेरा संबंध उन लोगों से आता रहा। उनकी कुछ किताबें मैंने देखी, पढ़ी थोड़ी सी। तो मुझे लगा कि ये एक आवश्यक विषय है और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन ये दुर्लक्षित विषय है। मानव समाज का एक हिस्सा है, समाज के बिना रहता नहीं है। और समाज के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। तो ये कैसे होगा? तो ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि सामाजिक स्थितियों में अगर परिवर्तन लाना है तो कैसे करेंगे। तिलक और आगरकर, इनका एक बड़ा वाद या वितंडा इस प्रकार का हुआ था, और उसका विषय था कि स्वातंत्र्य पहले या सामाजिक सुधार पहले। तिलक का कहना था कि पहले स्वातंत्र्य होना चाहिए तो हम अपने निर्णय अपने आप ले लेंगे, और आगरकर का कहना था नहीं, पहले समाज सुधार होना जरूरी है, हमारा समाज एक संघ नहीं है। उसमें काफी अलग अलग इस प्रकार के पंथ हैं, और वो स्थिति आज भी चल रही है। स्वातंत्र मिल गया, लेकिन स्वातंत्र मिलने के बाद भी जो भेदभाव की नीति ब्रिटिशों ने अपनाई थी वही चली गई, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आया। जाति धर्म के आधार पर देश के टुकड़े टुकड़े इस प्रकार के होते हैं, और राष्ट्र भावना जो प्रबल होनी चाहिए उसके बारे में किसी को भी दिलचस्पी नहीं है, किसी भी पक्ष को दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वोट बैंक जो है वो जाति के बन देते हैं इस प्रकार। और फिर ये आरक्षण वगैरह इस प्रकार के मुद्दे आते रहे। सभी के लिए शिक्षा दे पाना ये सरकार का कर्तव्य होना चाहिए था। वो उन्होंने पहले स्कूल लेवल पर रखा, फिर प्राइमरी लेवल पर रखा, प्राइमरी स्कूल तक रखा इस प्रकार से। और चाणक्य के अनुसार अगर छात्रों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो उस राष्ट्र की उन्नति नहीं होती। तो छात्रों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और वहां से मानसिकता अगर बदलेगी तो अच्छे लोग बनेंगे।
और फिर सामाजिक परिवर्तन आ जाएगा, फिर तरक्की हो जाएगी वगैरह। इसके बारे में कोई बहस नहीं है, सोच नहीं है अभी की हालत में। और दूसरी भी चीज इसमें ऐसी है कि स्त्री पुरुष समानता रियल में है क्या इस प्रकार से। अभी एयरफोर्स में स्त्रियों को स्थान दिया गया, और नो डाउट कि वो युद्ध में हिस्सा लेगी, अच्छा शौर्य भी दिखाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से कोई कैदी बन जाता है चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, तो उसके बारे में काफी दिक्कत हो सकती है अगर वो औरत, क्योंकि स्त्रियों के बारे में देखने की दृष्टि पुरुषों की वैसी ही रही है। वो हजारों बरस उसी प्रकार की रही है, तो इसीलिए उसको अबला कहा गया है, या वो दूसरे पर निर्भर इस प्रकार की गई गई है। क्योंकि जब रेप होता है तो स्त्रियों को ही भुगतना पड़ता है, पुरुष अलग रह जाता है इस प्रकार से, उसको इतनी तकलीफ नहीं होती। अगर गिल्ट होता भी है तो, गिल्ट होता ही नहीं है तो अलग बात है इस प्रकार से, लेकिन स्त्री का आयुष पूरा उद्ध्वस्त इस प्रकार का हो जाता है। तो इसीलिए उनको परायत वगैरह वगैरह इस प्रकार का कहा गया है। वो बात ठुकराने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर बलात्कार होते हैं तो स्त्री को ही भुगतना पड़ता है, और समाज को उसके तरफ देखने की दृष्टि भी अलग है। अगर उसकी कोई कसूर नहीं है तो भी उसका उसको दोषी ठहरा इस प्रकार का जाता है। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि हमारी शिक्षा 18 वर्ष तक पूरी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ष तक। 20 वर्ष में ये मैच्योरिटी लेवल शुरू हो जाती है पुरुष की, और स्त्रियों की तो अगर पति के बारे में कुछ होता है, हादसा होता है, तो कम से कम 12वीं कक्षा तक उसका अध्ययन होना, या ज्यादा से ज्यादा 20-21 बरस तक एक डिग्री पूरी हो जाना, ताकि वो कुछ कमा सके अगर जरूरत पड़े तो। नहीं तो दूसरे तरीके हैं, जैसे अभी काफी स्त्रियां कोकण में ये ब्रेड और बेड ब्रेड और ऐसा कुछ है कि रहने की सुविधा देते हैं, खाना पीने की सुविधा देते हैं इस प्रकार से। और एमटीडीसी के ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने इसको प्रोत्साहित किया कि आप घर पे बैठे हुए इस प्रकार का सुविधा दे दो और उसको एमटीडीसी मान्यता दे दो इस प्रकार से। और काफी औरतों ने किया है और अच्छी खासी कमाई की है इस प्रकार से। या जो उसके खास क्षेत्र है, कला वगैरह इसके बारे में, रंगावली वगैरह के बारे में, या और कुछ इस प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन वगैरह, उसमें वो करियर करे। और कुछ औरतें ऐसी होगी कि जो तो बहुत ही बुद्धिमान इस प्रकार की है, और करियर करना चाहती है किसी शिक्षा के साथ इस प्रकार से। लेकिन ये अपवादभूत होने चाहिए। परिवार की तरफ किसी को तो देखना ही। और पुरुषों का धर्म है कि वो पैसा कमाए पूरे परिवार के लिए इस प्रकार से, और औरतों का कर्म है कि वो परिवार की देखभाल भली भांति करे, चाहे वो पैसा कमाए तो भी परिवार की तरफ दुर्लक्ष्य होना ठीक नहीं है, क्योंकि उसका परिणाम उस परिवार पे भी होगा और पूरे समाज पे भी होगा इस प्रकार से। तो ये सभी समाज शास्त्र के विषय है, और इसके बारे में कोई बहस अभी नहीं चल रही इस प्रकार की। और हमारी शिक्षा जल्दी पूरी हो जाना ये जरूरी है। हम जो अभी पुस्तक की शिक्षा ले रहे हैं उसका प्रैक्टिकल से कोई संबंध नहीं है।
उसका कोई मतलब ही नहीं है वास्तव में। मैंने एक बात सोची थी कि किन किन तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, ऐसे एक लिस्ट बनाई। उसके लिए सेवा क्षेत्र आती है, जैसे कहते हैं कि सर्विस प्रोवाइड करना, आईटी की सर्विस हो, मैनेजमेंट सर्विस हो वगैरह इस प्रकार। दूसरा है उत्पादन क्षेत्र, तो ये, और तीसरा मार्केटिंग वगैरह उसका इस प्रकार का है। उसको तो सभी तरीके से अलग तरीके से देखना। अभी आर्ट साइंस कॉमर्स ये कहाँ से आया मालूम नहीं मुझे। और साइंस में काफी बदलाव आ रहे हैं, नए नए क्षेत्र उभर आ रहे हैं इस प्रकार से। कॉमर्स में भी नए नए क्षेत्र उभर इस प्रकार के आ रहे हैं, और वास्तव में इन सभी का एक दूसरे से संबंध है। तो एक बर्ड्स आई व्यू लेकर इन सभी के बारे में सोचता है कि योगक्षेम किस प्रकार से चले। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहां, ये जो कृष्ण ने एक बात कही है भगवान कृष्ण। तो अप्राप्त से प्राप्ति ही योग, जो मिला नहीं है उसकी प्राप्ति, और जो प्राप्त हुआ है उसका रक्षण करते हैं, ये क्षेम इस प्रकार। तो शायद कौन कौन से लोग किस किस प्रकार से पैसा कमा रहे हैं, इसका एक सर्वे किया है, और उसके लिए उस क्षेत्र में पैसा कमाने के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम शिक्षा क्या होनी चाहिए, अनुभव क्या होना चाहिए, इसकी आमदनी कितनी होती है, लाइफ का स्तर किस प्रकार से रहता है। अभी हमें मालूम है कि इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे तो लाइफ का स्तर अच्छा है। माध्यमिक क्षेत्र है, ऐसा नहीं है कि इसके जरिए योगक्षेम हो सके, और उसमें सेहत पे परिणाम नहीं होना है, आरोग्य हमारा बना रहना चाहिए। अभी आईटी क्षेत्र में इतना पैसा मिलता है, अगर आरोग्य 25-30 बरस में ही बिगड़ जाता है, लोग बूढ़े हो जाते हैं 30 बरस में, तो मतलब क्या है उसको। तो आरोग्य सैक्रिफाइस करके इस प्रकार से पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं। स्वास्थ्य भी बना रहे, आमदनी भी अच्छी हो, और फिर हमारे हिसाब से जैसे मुझे जीना है अच्छी तरीके से, संस्कार तो होनी ही है। मानसिकता उसी प्रकार की होनी चाहिए कि मैं एक समाज का हिस्सा हूँ, और मेरे सामाजिक कर्तव्य भी है इसके लिए। तो इन सभी का बैलेंस करते रहना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। दुर्दैव से ये शिक्षा गुरुकुल में आती थी, गुरु आदर्श गुरु सामने थे, तो उनका अनुकरण करते हुए बच्चे भी उस प्रकार से बन जाते थे। अब अनुकरणीय व्यक्ति कौन है यहाँ? एपीजे अब्दुल कलाम, ये बाकी इस प्रकार की जो बुजुर्ग लोग रहे हैं इस प्रकार से, चाहे टाटा बिरला इस प्रकार के भी हो, चाहे ये मूर्ति, सुधा मूर्ति वगैरह इस प्रकार के लोग, तो साराभाई, विक्रम साराभाई जैसे लोग, तो इन्होंने आदर्श खड़े किए, ये तो सही है, पैसा भी अच्छा कमाया लेकिन नैतिकता से। तो ये आदर्श होने चाहिए हमारे सामने। और वो इंडस्ट्री अगर शिक्षा को सपोर्ट करती है, क्योंकि अभी मैं नहीं मानता सरकार शिक्षा को सपोर्ट करेगी, इसमें जब तक आमूलाग्र परिवर्तन नहीं आता तब तक ये मुश्किल है। तो हर क्षेत्र के लिए
किस प्रकार का शिक्षा का पैटर्न होना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना है, और ये सभी 18 या 20 वर्ष तक पूरा हो जाना है, तब से कमाना आरंभ होना चाहिए, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है। तो अगली पीढ़ी, ये जो लोग 50 वर्ष में होगी ज्यादा से ज्यादा 43 या 50, तो अगली पीढ़ी आ गई। अभी ये सब माहौल इतना बढ़ गया है, उम्र इतनी बढ़ गई है शादी की, उनके माता पिता बूढ़े हो चुके होते हैं, 60+ हो गए, और फिर पोता हो या पोती हो, उनकी निगरानी वो नहीं कर सकते हैं। ये जो एकत्र कुटुंब पद्धति पहले थी, परिवार, वो नहीं रही। और फिर उनकी निगरानी कौन करेगा, बच्चों की निगरानी कौन करेगा? अभी भी कुछ न कुछ उपाय ढूंढते हुए ये कर लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन विदेशों में तो सभी सीनियर सिटीजन होम में बात करेगा। लड़का तो 13-14वें वर्ष में ही घर छोड़ देता है लड़का, और उनके लड़के लड़कियां होती है वो भी उसी प्रकार से घर छोड़ देते हैं। और वो घर छोड़ेंगे नहीं तो एक मानसिकता, सामाजिक मानसिकता इस प्रकार की है कि उनमें कुछ अधूरा पन है इस प्रकार। ये बड़ा अजीब चक्कर इस प्रकार का है। और हमें मूल रूप में जाकर उसके बारे में सोचना है कि कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, पूरे समाज को लेकर कैसे आगे। भारत एक संघ नहीं था, और इसीलिए विदेशी आक्रमण हुए, और विदेशी आक्रमणों के कारण इतनी परतंत्रता इस प्रकार की हो गई। तो इतिहास से हमने कोई भी सबक नहीं सीखी है, वही सिलसिला आज भी चालू है, और भेदभाव के ऊपर राजकारण है इस प्रकार। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सभी का वैद्यक से संबंध है, आरोग्य से संबंध। जैसे मैं अभी नैसर्गिक खेती के बारे में बोलता हूँ कि वो बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार सामाजिक आरोग्य ये होना जरूरी है, और सामाजिक आरोग्य रहेगा तो व्यक्तिगत आरोग्य। ये अगर विचार ध्यान में रहेंगे, ये सब जो इस प्रकार का परिवर्तन अभी आ गया है कि इतनी लंबी देर तक शिक्षा चलती रहती है, फिर उसके बाद में गृहस्थाश्रम होता है, पैसा कमाना होता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इसमें परिवर्तन आना जरूरी है। कैसे आएगा, आएगा नहीं आएगा मुझे मालूम, लेकिन ये बात सही है कि मूल रूप से इसमें अगर विचार करेंगे तो कुछ परिवर्तन आने की संभावना रहेगी, नहीं तो ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा, और हम कहेंगे कि ये नई नई बीमारियां खड़ी हो रही है, उसके बारे में कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और एलोपैथी तो सिर्फ मैकेनिकल या टेक्निकल इस प्रकार की सिम्टोमेटिक रिलीफ ढूंढती रहेगी, वो तो मूल में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो पूरे विश्व का स्वास्थ्य, केवल मानव जाति का नहीं, वनस्पति, पेड़ पौधे, अन्य प्राणी, सभी का स्वास्थ्य खतरे में है। और अगर इसमें से सही सलामत बाहर निकलना है तो हमें मूल रूप में जाकर देखना पड़ेगा, और सभी तरीके से सर्वांगीण दृष्टिकोण होना जरूरी है। ये किस प्रकार से सभी के बारे में सोचेंगे तो शायद उम्मीद रहेगी कि कुछ हद तक इसमें काफी कुछ कर सकेंगे। और सभी का स्वास्थ्य सुधरेगा। फिलहाल ये सपना जैसा है, और ऐसा नहीं है लोगों ने इसके बारे में सोचा नहीं था, आगरकर ने उस जमाने में सोचा था, करीबन 100 वर्ष पहले, उससे भी पहले। और स्वातंत्र्य पहले चाहिए या ये चाहिए, ये बहस उस जमाने से चली आ रही है। अब हमारे स्वतंत्रता है या नहीं है इसके बारे में मुझे समझ है, हमारी अपनी सोच ही नहीं है, हम दूसरों के सोच के आधार पर चल रहे हैं।
तो मूल रूप से भारतीय संस्कृति के आधार पर सोचना जरूरी है, तभी इसके बारे में हम कुछ कर पाएंगे और अच्छे सुझाव सामने आएंगे कि क्या करना है इस प्रकार से। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की बात अभी बढ़ रही है, थायराइड की समस्या हो, पीसीओडी हो, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड की हो या एड्रिनल वगैरह इस प्रकार की। तो इसका मूल कारण बहुत सारे विषयों पर निर्भर इस प्रकार का है, और उन सभी का इस प्रकार से जिक्र नहीं किया जाता। मैंने जो एक बीच में सर्वांगीण नवविध आरोग्य ये सीरियल चलाई थी, ऑडियो सीरियल, चितौड़े काका ने उसमें और 2 पैरामीटर्स ऐड कर दिए हैं, वो अपनी 9 के बजाय 11 बोलते। मुझे अभी याद नहीं है वो 2 कौन से इस प्रकार से लेकिन ये बहुत ही मूलभूत विचार है जो उन्होंने किए। वो आरोग्य की हैसियत से उन्होंने उसको आरंभ किया, लेकिन ये सिर्फ आरोग्य से जुड़ा नहीं है, आरोग्य एक हिस्सा है और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आरोग्य के बारे में सोचेंगे तो केवल आरोग्य सुधरेगा नहीं, राष्ट्र की उन्नति होगी, योगक्षेम भली भांति होता रहेगा। तो हमें सोचना है कि किस किस तरीके से हम इसको आगे लेकर चल सकते हैं। भारत की एक बड़ी समस्या है कि पैसों की कमी है, हम बहुत सारे भावों के लिए विदेशों पर निर्भर है, खास करके पेट्रोल डीजल वगैरह, और बहुत सारा पैसा उसमें चला जाता है। तेल हम बाहर से आयात करते हैं, उसके बारे में बहुत सारा पैसा निकल जाता है। तो स्वदेशी या आत्मनिर्भर भारत, इसके बारे में जब सोचना है तो हमारी खासियत क्या है, किन किन बातों पर हम जिक्र कर सकते हैं, उसके जरिए पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो पर्यटन हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है, क्षेत्र है। भारत में किसकी कमी है? यहाँ हिमालय भी है, यहाँ समुद्र भी है, यहाँ राजस्थान भी है, यहाँ आसाम भी है, जंगल है, सभी है, नेचुरल एटमॉस्फेयर सभी जगह है, सिर्फ हम सेवा अच्छी नहीं देते। स्विट्जरलैंड कितना छोटा देश है, उसके पास सिर्फ वे बर्फ वाला है, फिर भी वो पर्यटन क्षेत्र में सबसे आगे है। तो हमें उसके लिए विश्वास चाहिए, ये जो प्रामाणिकता चाहिए, किसी को ठगाना नहीं है, जो पर्याप्त है, वास्त है, वही लेना है वगैरह, उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो शायद या मेडिकल टूरिज्म के लिए भी भारत में काफी स्कोप है। यहाँ टैलेंट अच्छा है, एलोपैथी में भी अच्छा है, आयुर्वेद वगैरह में तो है ही इस प्रकार से। तो हमें सोचना चाहिए कि किस पर हमें ध्यान देना है, उसके लिए जो पायाभूत सुविधाएं होनी है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, और सबसे अहम मुद्दा किसी भी क्षेत्र में आरोग्य का सैक्रिफाइस न होना। आरोग्य छोड़कर पैसा कमाने लगेंगे तो ये टिकेगा नहीं। तो सबसे अहम आरोग्य है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलभूत। अगर आरोग्य को प्राप्त नहीं करेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष से दूर इस प्रकार से, तो जीवन का मतलब ही नहीं रहेगा, जीवन का सार्थक ही नहीं है। पशुओं भी जीवन थी केवल सुधर्म, केवल अपना पेट भरने वाले पशु भी जी लेते हैं, लेकिन मानव के पास बुद्धि है तो उसका भली भांति प्रयोग उसको करना है। दुर्दैव से ये सभी शिक्षा स्कूल लेवल से होनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति की भावना स्कूल लेवल से होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकें और आत्मनिर्भर इस प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये गहराई में जाकर, मूल रूप में जाकर सोचने का इस प्रकार का विषय है।
और केवल वैद्यक से उसका संबंध नहीं है। तो जितना जल्दी हम इसको समझ पाएंगे उतना अच्छा है। अब सोमवार को अमावस्या समझकर चलते हैं, क्योंकि पूरे दिन अमावस्या है, वैसे थोड़ी देर से लग रही है। तो सोमवार को नहीं होगा लेक्चर, मंगलवार को चरक तो लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि वैद्यवर्गोऽपि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान अपराध मंगलवासरे पुनरुक्ति।